अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और खास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। आज दानिश काजी आपसे एक दफा फिर मुखातिब है और बहुत सारे लोगों को इस बात पे तकलीफ है कि मैं रोज आप लोगों की आगाही के लिए क्यों आ जाता हूं। और मैं आपको ये बात समझाना इसलिए चाहता हूं कि इस पूरा जो प्रॉब्लम है ना, जिसको इस वक्त एमक्यूएम ने घेरा हुआ है, उसकी जड़ जो है वो एक आदमी है या दो आदमी है। हम पहले दूसरे तीसरे सब पे बात करेंगे। कोई ये नहीं कि बचा हुआ है। किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि मैं यूं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इस पोजीशन में बैठा हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं लॉयर हूं, मैं फलाऊं, मैं ढमाका हूं। जो होगा गलत में वो रगड़े में आएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। मगर जो इंपॉर्टेंट बात समझने की वो ये है कि आपको भी जो एक चीज जहन में रखनी है वो ये कि अगर ये मर्ज का इलाज नहीं हुआ तो होता ना, आपके दाना निकल आया, वो कैंसरस है और आप उस पर दवाई लगाते रहे, ऊपर से पैनाडॉल, वो डिटॉल लगाते रहे, डिटॉल लगाते रहे, वो सही नहीं होगा। आपको जो है उसका कैंसर का इलाज करना पड़ेगा और उस कैंसर का नाम है खालिद मकबूल। जी हाँ, मैंने कुछ दिनों से आप लोगों को एक बात बतानी शुरू की है कि देखें, आज मैं बड़ी स्पेसिफिक बात करूंगा खालिद मकबूल के बारे में, क्योंकि खालिद मकबूल सुन तो रही नहीं है और उनके लोग बदतमीजी भी कर रहे हैं। तो उनके उनके लिए जवाब है आज बड़ा। तो आज एमक्यूएम के कारकुनों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो आप खालिद मकबूल के साथ भी खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े रह सकते। और मैं आज साबित करूंगा इस बात को। लोगों की ना असल में जो मेमोरी है, हाफजा बहुत कमजोर है, वो भूल जाते हैं कि हकीकतें क्या है, और खालिद मकबूल ही भूल जाते हैं कि हकीकत क्या है। समझने की जरूरत है। एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि क्या वजह ऐसी है कि एमक्यूएम को पनपने नहीं दिया जा रहा। कभी आपने सवाल पूछा है कि 8 साल से ये शख्स जिसका नाम खालिद मकबूल है वो पार्टी पे कमांड लेके बैठा हुआ है, तो पार्टी आज उसके नजर में बड़ी मजबूत हुई हुई है, पता नहीं कौन सी मजबूत हुई हुई है। पार्टी धसी क्यों जा रही है? पार्टी कामयाब क्यों नहीं हो रही? पार्टी दिन ब दिन पीछे की तरफ क्यों जा रही है? बल्कि जो लोग उसको मजबूत करने के लिए आए हैं उनको भी खालिद मकबूल कमजोर करने में लगा हुआ है। क्या वजह है? जैसे कि मैं आपसे कुछ दिनों से कह रहा हूं कि वजह बिल्कुल साफ है कि ये नहीं चाहता कि एमक्यूएम परवान चढ़े, और क्योंकि अगर एमक्यूएम परवान चढ़ गई तो लोग अल्ताफ हुसैन को भूल जाएंगे। लोग अल्ताफ हुसैन को भूल गए तो इसको क्यों पूछेंगे? और अगर कोई ऐसी क्यादत एमक्यूएम के अंदर आ गई जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से बगावत की हुई है, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अलमा बगावत उठाया है, तो वो सारे लोग जो हैं वो आपका जो है ना वो क्या करेंगे, वो अल्ताफ हुसैन का चैप्टर माइनस कर देंगे, वाला काम होने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं करना चाहता। दूसरा जो मैं आपको कुछ दिनों से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैंने कल के परसों के वीलॉग में बोला कि खालिद मकबूल ये बताओ ना, महमूद सिद्दीकी कौन है? ये इंडिया में क्या कर रहा है? किसके एजेंडा पे काम कर रहा है? कौन सी ट्रेनिंग ले रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? सिराज की जो जीआईटी मैंने पढ़ी है कि जब तुम आईटी मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट में, तुम्हारे पास 15 से 20 दिन असला किसके लिए पड़ा हुआ था? किस पे हमला करवाने की तैयारी थी? ये तो यकीन की बात है कि दुश्मनों पे नहीं होगा हमला, पीपल्स पार्टी पे नहीं होगा हमला, ये अपने लोगों पे हमला करवाने की तैयारी होगी। मगर आज मैं कौम का हाफजा जो है वो रिवाइव करवाऊंगा और मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। गौर से देखिएगा ताकि खालिद मकबूल को मुकर ना सके। तो पहला डॉक्यूमेंट देखते हैं। ये अपलोड हो रहा है, ये देखिए जी। एमकेएम आस्क्स इंडिया टू सपोर्ट लिबरल फोर्सेस। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं इसलिए डाल रहा हूं कि कल किसी को गलत फहमी ना हो कि जी मैं कोई अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। देखिए ये माजी का हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें बहुत कम है, उनको इस तारीख का नहीं पता। ये द नेशन की रिपोर्ट है 3 अक्टूबर 2000 की। कब की? 3 अक्टूबर 2000 की। और ये रिपोर्ट जो करी है उसमें ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम ने इंडिया से सपोर्ट मांगी है। सही है। थ्रेट ऑफ तालिबानाइजेशन और न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने बात कही। और ये किसने कही बात? 3 नाम है इसके अंदर, 3 नाम। तारिक मीर, अनवार खान
जिनका मुझे लग रहा है कि अनवर भाई उनकी डेथ हो गई है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी। और ये बात इन तीनों ने इंडिया के अंदर एक सेमिनार में की है। और ये तीनों जब दिल्ली के अंदर मौजूद थे, इनके जॉइंट नजर जो तारिक मीर है उनके साथ, वो उसको डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। और इन्होंने वहां पर स्ट्रेस करने की कोशिश की वही बातें जो आज अल्ताफ हुसैन कर रहा है, ये खालिद मकबूल कर रहा था, जो आज लेक्चर देता है कि मैंने पाकिस्तान बचाया, कि पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत है और इसको साथ जो है इसको इंडिया को हैंडल करना चाहिए और इंडिया को एक रोल अदा करना चाहिए उसको हैंडल करने के। फर्दर इस डेलीगेशन ने उस इवेंट में पाकिस्तान के बड़े सूबे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की आर्मी पे, उन सब पे इल्जाम लगाया, अल्ताफ हुसैन को मजलूम दिखाया, और साथ में यह भी कहा कि महाजरों के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, धमाका हो रहा है, और वही बातें जो, और उस पूरे इवेंट के अंदर खालिद मकबूल मौजूद था। सही है, ये पहला क्लिप हो गया। अब मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाता हूं। दूसरा क्लिप, ये जो क्लिप है ये खालिद मकबूल सिद्दीकी के तवज्जुद से है, और ये जो क्लिप है ये भी अखबार की खबर है, नेशन 20 अक्टूबर 2000 की, और ये भी यही कह रही है, ये खबर सुने आप, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जब वो लैंड किए हैं शिकागो एयरपोर्ट पे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, और जब खालिद मकबूल को अरेस्ट किया गया वो दिल्ली से शिकागो आ रहे थे KLM की फ्लाइट पे, और वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जो कि हमें बाद में बताया जाता है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इनको इंडिया ने इशू किया था। और वजह तो नहीं बताई खबर के अंदर कि क्यों अरेस्ट किया था, मगर ये जो थे ये डेलीगेशन लीड कर रहे थे इंडिया के अंदर, और अल्ताफ हुसैन को लेटर लेके गए थे 2000 के अंदर, और इस डेलीगेशन ने मुख्तलिफ इदारों के साथ वहां मीटिंग्स की, और जिस टाइम पे वो ये काम कर रहे थे वो फेडरल मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ के टेन्योर में MNA इलेक्ट हो चुके थे, और कई दफा अमेरिका जा चुके थे, और उस वक्त चेयरमैन भी थे और पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। और फर्दर ये कहते हैं, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा बाद में इसको, कि इन्होंने कहा कि भाई इनको चूंकि ट्रैवल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इन्होंने डिप्लोमेटिक, इनको फिर मजीद कोई इजाजत दी गई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ट्रैवल करने के लिए, इसलिए जब ये उनको इजाजत दी तो उसके बाद भी ट्रैवल किए, और जब ये वहां लैंड किए तो ये अरेस्ट हो गए, और पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री थी उन्होंने इससे डिनाई किया, और इनको जो अमेरिका में इनका अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब नेशन ने फाइनल इसको मालूमात करने की कोशिश की तो लोकल पुलिस अथॉरिटीज वगैरह से, तो ये पता चला कि अरेस्ट हो गए। ठीक है जी, अब मैं आपके पास एक और क्लिप शेयर करता हूं। देखे ना, माजी बड़ा कठिन होता है, ये झूठ बोलना ना बड़ा आसान तरीन तरीका होता है, मगर ये हकायक हैं, और जारी बात है ये अगर खालिद मकबूल ने चैलेंज नहीं किया तो उनकी मर्जी है। भारत ने, अब ये उर्दू में है तो खालिद मकबूल के अक्सर सपोर्टर्स पढ़ लेंगे, पहले तो इंग्लिश में थे, कि भारत ने खालिद मकबूल समेत 30 पाकिस्तानियों को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। इन अफराद का ताल्लुक कराची और सिंध के दूसरे शहरों से है। ठीक है, और ये क्लियर कर रहा है, ये खबर क्लियर कर रही है कि शिकागो में जब खालिद मकबूल लैंड किए तो उनके पास से जिस पासपोर्ट पे वो लैंड किए वो भारत का सिफारती पासपोर्ट था, और वो इसी पासपोर्ट से दिल्ली से अमेरिका ट्रैवल किए थे, और उनको इसी बात पे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, वो इंडियन तो थे नहीं। ठीक है, और इसके बारे में जब पाकिस्तानी सिफारत खाने को बताया गया तो उन्होंने जारी बात है अपना काम किया होगा, सोचा होगा जान छूटी, ये भाग गया यहाँ से। और इसी तरह जो रिपोर्ट के मुताबिक 30 ऐसे लोगों को ये सफरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है ना वो इशू किया गया। एक और क्लिप आया है मेरे पास मेरी रिसर्च के हिसाब से, ये भी देखिए। दूध का दूध, पानी का पानी। एक और खबर, जंग की खबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी से अमेरिका में भारतीय पासपोर्ट बरामद। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म बाद अफराद को
सफारती पासपोर्ट जारी किए ताकि उन्हें अपनी सरगर्मियां और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में तादीबी इक़दामात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। जंग की खसूसी सेंट्रल रिपोर्टिंग सेल को एतमाद के इस बात पर एतमाद ज़राए ने बताया है कि शिकागो में एक साबिक वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ। वो नई दिल्ली से अमेरिका पासपोर्ट पेशी हुए पहुंचे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फर्दर वो भी बात कर रहा है। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि इन्होंने फिर जब ये हुआ तो इन्होंने वहां पर असाइलम अप्लाई किया और असाइलम अप्लाई करने के बाद ये कई साल तक वहां पे रहे और जब ये वापस पाकिस्तान आए तो इसी वजह से आज इन पे बैन है, ये वापस नहीं जा सकते। इनकी फैमिली वापस जा चुकी है, ये नहीं जा सकते। इस आदमी ने जब अपनी तस्वीरें डाली थी यूएन कन्वेंशन के अंदर तो ये न्यूयॉर्क के उस एरिया में घूम रहा था जहां पर वर्ल्ड यूएन असेंबली का इजलास होता है। उससे बाहर जाता तो उसको एड्रेस कर लिया जाता और मेरी इतलात के हिसाब से इस पर जो है वहां पर हवाई सफर पे पाबंदी थी, ये सिर्फ बाय रोड सफर कर सकता था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की रिपोर्ट ये बताती है कि इकबाल हुसैन जो अल्ताफ हुसैन के भाई भी हैं, उनके साथ कारोबार था। इकबाल हुसैन ने, रऊफ सिद्दीकी ने खालिद मकबूल की सिफारिश करी, जैसे कि मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में बता चुका हूं कि वो सिफारिश करके इनको पाकिस्तान भिजवाया गया ताकि ये अपनी वहां गन मचा सकें। पाकिस्तान पहुंचते ही इन्होंने एमक्यूएम का शिराजा बिखेरना शुरू कर दिया। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि ये कहते थे कि मैं अगला कायदे तहरीक हूं और मुझे ये भी पता है कि अल्ताफ हुसैन इनको गुन्ना कहते थे, इनको ट्रस्ट नहीं करते थे, वो भेजने को तैयार नहीं थे। मगर जाहिर बात है अल्ताफ हुसैन को नजर आ गया था कि कराची के अंदर एक ऐसा सेटअप बन रहा है जो शायद उनसे बगावत कर दे और उन्होंने फिर इनको भेजा और इन्होंने जाके वहां पर जो तूफान बदतमीजी मचवाया जिसकी वजह से एमक्यूएम का शिराजा बिखरा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में एमक्यूएम ने भुगते। मगर अच्छा ही हुआ कि अल्ताफ हुसैन के साथ बगावत हुई क्योंकि ये सब बातें सामने आ रही थी। अच्छा, अब सवाल ये बनता है, मुझसे अक्सर लोग एमक्यूएम के पूछते हैं, बड़े मायनास किस्म के लोग हैं, कि यार अगर ये सब था तो खालिद मकबूल को इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ठीक है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या वजह हो सकती है, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं आज की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करता हूं, उनसे उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं कि सर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ हमारे मसाइल इतने गर्म हैं। आप जानते हैं कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज के हक में मुजाहरा करने की बात की तो खालिद मकबूल उससे भाग रहा था, शायद मौजूद भी नहीं था। और वो क्यों करेगा मुजाहरा उनके खिलाफ? क्योंकि वो जो है वो उनसे ये फेवर ले चुका था। और ऑफ कोर्स ये तो वो चीज है जो हमारे सामने है। बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनका हमें पता नहीं है। जारी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वंस ए एसेट इज ऑलवेज एन एसेट। तो हो सकता है ये आज भी वही किरदार अदा कर रहा हो कि दुश्मनों को तकवीयत मिले ताकि कराची कमजोर रहे, एमक्यूएम कमजोर रहे। एमक्यूएम कमजोर का मतलब कराची कमजोर रहे, कराची कमजोर का मतलब ये अल्ताफ हुसैन मजबूत रहे, जो साबित हो चुका है कि वो हिंदुस्तान का एजेंट है, दुश्मनों का एजेंट है। और कराची अगर कमजोर रहेगा तो पाकिस्तान की रियासत कमजोर रहेगी। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। मजीद सबूत आपको मुझसे ज्यादा पता है कि किस तरह के वो बाकी एलिमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो इस तरह उसको सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले के व्लॉग्स में बात बार बार कह चुका हूं, आपको बता चुका हूं और आपके नॉलेज में भी है कि ये किस तरह उनसे राब्ते में है। मेरी सोर्सेज के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी के घर में कमरा बंद करके कुछ कॉल्स होती हैं, वो किसको होती थी कॉल्स, क्यों बाकी लोगों को वहां से निकाल दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, इसकी मुलाकात के वाकयात हैं, इसके शटअप के वाकयात हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। और ये हालिया कि किस तरह इसने पाक फौज के साथ खड़ा, मुझे कोई दिखा दे बयान खालिद मकबूल का, एग्रेसिव बयान हिंदुस्तान के खिलाफ, जहां हिंदुस्तान को उससे ललकारा हो कि मैं आ रहा हूं लड़ने के लिए और तुम्हारी ऐसी की तैसी, कोई बयान नहीं है। एमक्यूएम में जिन लोगों ने बयान दिया है ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्ताफ के खिलाफ बंदे बगावत बुलंद किया और आज उन लोगों के खिलाफ खालिद मकबूल खड़ा हुआ है। अब ये सवाल मैं एमक्यूएम के कारकुनों से पूछता हूं, मेरे भाइयों, क्या तुम लोगों को अच्छा लगता था कि अल्ताफ हुसैन जब तुम्हारे मुल्क को गाली देता था, अभी परसों भी उसने इदारों को गाली दी है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको नहीं सुनाना चाह रहा, आपका खून खोलेगा, इदारों का खून खोलेगा, मैं उस आदमी की शक्ल दिखाऊंगा, मुझे और गुस्सा आएगा। पाक फौज को गालियां दे रहा था। अभी 2 दिन पहले मुझे उसी के लोगों ने जो लान तान करते हैं, मजबूरियां हैं, उनके असाइलम के लेटर अल्ताफ के थ्रू गए हुए हैं,
सही है, वो मजबूर है अल्ताफ को सपोर्ट करने के लिए। वो जो लोग हैं, वो जो है ना, वो हमें खुद भेजते हैं वो वीडियोस, उसमें वो फिर फौज को लान तान कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों को लान तान कर रहा है। आप मुझे बताएं, आपको अच्छा लगता था कि आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आपके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानें दी हैं, आपके बाप दादा तो सब कुछ लुटा के पाकिस्तान के अंदर आए हैं। आपको क्या लगता है कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हशर है, उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारे बाप दादा ने गलत फैसला किया? ये वो लोग हैं जो दो कौमी नजरिए को चैलेंज करते हैं। आज हिंदुस्तान की मिर्चें इससे लगी हुई हैं कि दो कौमी नजरिए को चैलेंज किया गया है। अल्ताफ हुसैन और उसकी ये हवारी जो उस वक्त दिल्ली में बैठ के दो कौमी नजरिए को चैलेंज कर रहे थे, आज ये लोग आपके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। मुझे बताएं, ऐसा क्या चेंज हो गया है कि खालिद मकबूल, जिसने हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे अमेरिका ट्रैवल किया, जिसको हिंदुस्तान की एजेंसियों ने सपोर्ट किया, तो आज उसका दिल जो है वो पाकिस्तान का मुखलिस हो गया। उस वक्त के शायद इदारों ने सोचा होगा कि शायद ये सही हो जाए, शायद हम इसको इस्तेमाल कर लें। मगर आज अगर मैं देखता हूं तो ये एमक्यूएम को कमजोर रख रहा है, ये झगड़ा कराना चाह रहा है एमक्यूएम के अंदर, कराची के अंदर, ताकि शहर का अमन खराब हो, शहर के अंदर बदनज़मी हो। इस आदमी ने मुझे धमकियां भिजवाई हैं। किसके बेस पे धमकियां भिजवाई हैं? खालिद मकबूल, तुमने कौन से शूटर की धमकियां मुझे भिजवाई हैं? कौन से लोगों पे तुम अकड़ रहे हो? किस पर तुम दबा कर रहे हो? मुझे बताओ। खालिद मकबूल, तुम कान खोल के सुन लो। और मैं उन कारकुनों से जो खालिद मकबूल के लिए उचक उचक के आ रहे हैं, देखें यार, दो किस्म की दुनिया में लोग होते हैं। एक, जिनको हिदायत ना मिले, जिनको पैगाम ना मिले, तब तक तो उनका कसूर नहीं है। मगर जब आपको पैगाम मिल जाए और उसके बाद भी आप सपोर्ट करें और इसको कायद माने, इसको चेयरमैन मांगे, मतलब कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो इसको अपनी रेड लाइन कह रहे हैं। ये वो बेगैरत लोग हैं जो पहले अल्ताफ हुसैन को अपनी रेड लाइन कहते थे, उसके बाद वो आज इसको रेड लाइन कह रहे हैं। वो शायद इसको रेड लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको अल्ताफ हुसैन बता चुका है खालिद मकबूल जो है वो मेरा नुमाइंदा है पाकिस्तान के अंदर, वो इसलिए इसको अपनी रेड लाइन कह रहे हैं। तो यार एक बात कान खोल के सुन लो, अभी आपको खबर आ गई होगी एक जर्नलिस्ट की कि उस वक्त क्या वो जो है किसकी कस्टडी के अंदर मौजूद है और उसके पास से क्या माल मसाला निकला है। और इसी तरह के और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं आपको अभी बता दूं, चल रही हैं कि किसका किसके साथ राब्ता है। और मैं आपको ये बता दूं, कल ये ना हो कि जिस तरह कई हजारों कारकुनों ने अल्ताफ हुसैन के हिंदुस्तान के साथ रवाबित के बाद अफसोस किया, जिसमें एक जमाने में हम भी शामिल थे, अल्लाह का शुक्र है हमारी आंखें 8-9 साल पहले खुल गई थी, आप लोग भी अफसोस करें कि यार ये पट्टा भी उसके साथ खड़ा हुआ था। यही सवाल मैं एमकेएम के उन लीडरान के साथ जो अपने आप को ताकत दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, फारूक सत्तार हो, अमीन उल हक हो या चिरकुट हो लेफ्ट राइट, जो पता नहीं अपने आप को आजकल लॉयर समझते हैं, उनसे भी पूछ रहा हूं कि अगर आप मुहिब्बे वतन हैं तो आप इस आदमी के साथ ना दें। आपको सियासत करने का हक है, बिल्कुल, एमकेएम सबकी जमात है, मगर जितनी आपकी जमात है उतनी मेरी जमात है, उतनी इन कारकुनों की जमात है, सबकी जमात है। और सीधी सी बात है कि अगर खालिद मकबूल इतना इतना सिंसियर है तो करा दे आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन, साबित कर दे। क्योंकि अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगा तो अगले आगे आने वाले मरलों में एमकेएम को लोकल बॉडीज में नुकसान होगा, खासतौर पे पीटीआई की रूलिंग के बाद। चैलेंज भी हो सकता है ना कि किस बेस पे जो है चेयरमैन जो है टिकट नॉमिनेशन दे रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दे और दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ये नहीं कराएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन। क्यों? जब ये 4 से 5 दिन पहले बहादुराबाद के अंदर बाथरूम में कुंडी लगा के छुपा हुआ था, तो वो 10,000 कारकुन कहां चले गए थे? वो करोड़ों कारकुन क्यों नहीं इसको बचाने आए थे? उसको पुलिस की मोबाइल क्यों मंगानी पड़ गई, झूठ बोल के वहां पर कुछ और मामला है? तो भाई, मैं पाकिस्तान के इदारों को याद दिलाता हूं ये क्लिपिंग्स के साथ कि ऐसे मुल्क के गद्दार को, जिसके खिलाफ सबूत है, जिसने एक दफा हिंदुस्तान के पासपोर्ट ट्रैवल कर दिया, उससे मुल्क की गद्दारी कर दी, समझ नहीं आता कि इसको दोबारा आपने एमएनए क्यों बनने दिया, और समझ नहीं आता, चले जो गलती हो गई सो हो गई, अब क्यों उसको जो है ना अभी तक हेल्म अफेयर्स में बिठाया गया है और उतनी सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज को दी गई। आपको हमें नहीं पता कि इससे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बन के मुल्क के कौन से ऐसे राज होंगे जो वो राज फरोशा किए होंगे, मुझे नहीं पता। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन इदारों को करनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव मिनिस्ट्री थी इसके पास और शायद इसीलिए छोड़ी होगी, इसको पता होगा कि शायद ये फंसने वाला है। तो ये बात कहने की, समझने की बात है, ये आप लोग समझें, गौर से देखें, मेरी बातों गौर करें, किसी ऐसे आदमी का साथ ना दें जो मुल्क दुश्मन है। क्योंकि जो आदमी इसके साथ खड़ा होगा, मेरी नजर में मुझे कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है। अगर ये सही हो जाता तो अच्छी बात है, मगर ये दोबारा मिला जाके पाकिस्तान के बाहर जब लंदन गया तो बात साबित है। और आज मैं आपको एक और आखिरी बात बता रहा हूँ, आप लोग भूखे मर रहे हैं, आपका इलाज नहीं हो पा रहा, ये अपना इलाज गवर्नमेंट के खर्चे में सिंगापुर में करा रहा है। सही है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, करोड़ों रुपए का इलाज है, सही है ना, जो ये करवा रहा है गवर्नमेंट पे। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखें। क्या आप इसकी खातिर एमक्यूएम को तबाह करेंगे? एमक्यूएम को हमें जमीन बोस नहीं होना देना है,
एमक्यूएम के पीछे बहुत हजारों लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत सारी माओ बहनों की इज्जतें लुटी हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं। उसको तबाह नहीं होना चाहिए इस एक शख्स के पीछे। और खालिद मकबूल, तुम में तो गैरत नहीं है, तुम शराफत से खुद या तो इलेक्शन करा दो या फिर बाबर आजम वाला फॉर्मूला तुम पे लगा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद तुम चीखे नहीं मारना कि तुम सियासत कर रहे थे, तुम यूं कर रहे थे, तुम निखार रहे थे, तुम्हारी उल्टी गिनती, तुम्हें जो गिनती की उल्टी करनी है करो। तुम भी सुन लो, तुम्हारे सपोर्टर भी सुन ले। मेरी नजर में जो आदमी भी मुल्क दुश्मनों के साथ इंटरेक्शन में रहा, पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करी, पाकिस्तान के इदारों को मैं रिमाइंड कराता हूँ ये वो रेड लाइन है जो ये क्रॉस कर चुका है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे आदमी को एमकेएम को, खासतौर पर इन हालात में जब हमें नजर आ गया कि हिंदुस्तान कराची के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहता है, उस दौरान के दौरान तो सेंसिटिव मोमेंट में अगर आप इस आदमी को, जो सिक्योरिटी थ्रेट है, आप इस वक्त एमकेएम जैसी पार्टी की बागडोर लेके बैठे हुए हैं जो कराची की सबसे बड़ी जमात है, तो आप अपना नुकसान ना कर लें खुदा के वास्ते। और जबकि एमकेएम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये बागडोर उनको दी जाए ताकि ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर से जान छुड़ाई जाए। अल्ताफ से तो जान छुड़ा ली है, अलम बगावत बुलंद किया है। अब मैं महाजिर कारकुनों से, पाकिस्तान महाजिरों के सपोर्टर से, वोटर से, ओहदेदारों से, मिनिस्टर से, सीओसी मेंबर से, एपीएमओ से, ने सब सीनियर रहमान से अपील करता हूं कि अब इस नासूर के खिलाफ अलम बगावत उठाएं। आप लोग मुझे ना समझाएं कि मैं इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा हूं, आप ये समझें कि इस आदमी ने किस तरह छुप के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात है, और आज तक इसने माफी नहीं मांगी है कौम से। ये माफी मांगे तो अब क्या माफी मांगेगा, अगर ये माफी मांग लेता तो शायद मैं इसको इस बात को लेके भी नहीं आता। इससे माफी नहीं मांगी है, और सोचें कि इसने इस चीज को अपने ऊपर से हटवाने के लिए क्या कॉस्ट पे की होगी, और वो कॉस्ट 18वीं तरमीम की शक्ल में तो नहीं पे की, वो कॉस्ट इसने लोकल बॉडीज अमेंडमेंट में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करके तो नहीं पे की, क्या कॉस्ट इसने जो है बाकी चीजों में आपको खत्म करके, मुखबरियां करके, आप जो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं इसने मुखबरियां करी हैं, सही है, इसकी टीम ने मुखबरियां करी हैं, सही है ना। तो कैसे आप कह सकते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा, सोचें इस बात को कि जो मुहब्बे वतन लोग हैं वो इसकी आंखों में खल रहे हैं, मगर जो लोग इसके लेफ्ट राइट पे बैठे हैं, जो जिन्होंने हकीकी में महाजरों का कत्लेआम किया, वो इसकी आंखों में नहीं खल रहे। अब तो सुना है वो भी इसको गालियां दे रहे हैं। इसी के साथ दानिश काजी को इजाजत दीजिए, और मैं पाकिस्तान की तरफ से अपील करता हूं ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर को हेल्म ऑफ अफेयर से हटाएं, क्योंकि इस वक्त जंग खत्म नहीं हुई है, मामला अभी भी खराब है, और ये आदमी अपना कार्ड खेल सकता है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये अभी भी अल्ताफ से कांटेक्ट में है। अगर आपने अभी भी इसको रखा हुआ है किसी वजह से, तो सर प्लीज ख्याल कर लें, इसको कुछ और काम दे दें, मगर इस सेंसिटिव काम से इसको हटा दें। इसी का दानिश काजी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।